नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी की ओर से विश्व हिंदी अकादमी और अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट 8, 9, 10 जनवरी को मुंबई में लोखंडवाला में हो रहा है। उसके लिए हम आमंत्रित करने आए हैं गोपी पेंटल जी को। गोपी पेंटल जी घर घर में जाना पहचाना चेहरा भी है, नाम भी है और वो शिक्षा भी देते हैं अलग अलग तरह की, उसको लोग अमल में भी लाते हैं। गोपी जी से आज हम बातचीत करेंगे और आगे हम बताएंगे कि गोपी जी के आगे की जो फिल्में हैं, सीरियल हैं, जो वक्ता के रूप में भी गोपी जी देश ही नहीं विदेशों में भी आमंत्रित किए जाते हैं कॉलेजों में। तो गोपी जी नमस्कार। नमस्कार केशव जी, धन्यवाद आप आए, पधारे। और धन्यवाद तो हम कह रहे हैं कि आपने हमें समय दिया और स्वीकृति दे रहे हैं कि आप 8, 9, 10 जनवरी को आएंगे। नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके मुंबई हिंदी लिट फेस्ट के लिए। कि मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं सुनता हूँ और देखता हूँ कि हमारी लिटरेचर को थोड़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। क्या है, नई पीढ़ी जो है वो ज़रा दूसरे रास्ते पे चल पड़ी है, उनका ज़्यादा वेस्टर्न जो झुकाव हो गया है। तो आप जैसे महान लोग अगर इस पे कुछ काम करें, और दूसरा मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो इन दिनों में दूंगा श्री अमिताभ बच्चन जी को, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में इतनी खूबसूरत भाषा इस्तेमाल करके घर घर तक वो पहुंचाई है, विच इज़ वेरी गुड। सर आपकी बातचीत करें और बी आर चोपड़ा साहब, बी आर फिल्म्स की बात ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो अगर हम बी आर फिल्म्स की जी, रवि चोपड़ा जी, बी आर चोपड़ा साहब की अगर हम संक्षिप्त में हम जानना चाहें तो थोड़ा बताएं सर। उनके बारे में क्या कहूँ साहब, बहुत ही लिटरेरी आदमी थे, बहुत ही गुणी थे, और सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने साथ में जो कंपनी रखते थे, जो लोगों को रखते थे, एक जमावड़ा जो था उनका, वो बहुत ही पढ़े लिखे लिटरेरी लोगों का था। यानी बहुत ही ज्ञानी ध्यानी उन दिनों के, जैसे पंडित, हम तो पंडित बोलते थे, डॉक्टर राही मासूम रज़ा ले लीजिए, पंडित नरेंद्र शर्मा जी ले लीजिए, भृंग तुपकरी ले लीजिए, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर राजकमल जी ले लीजिए, पावरी साहब ले लीजिए, सतीश भटनागर साहब ले लीजिए, महावीर अधिकारी ले लीजिए, धर्मवीर अधिकारी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टीम थी। जैसे आप सबने सुना होगा अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, तो ये नवरत्न थे। तो ये सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके साथ बैठ के जो भी बैठता था, वो भी चाहे उसमें कोई गुण हो ना हो, वो थोड़ा सा तो उसमें लाइट पड़ी जाती थी। तो हम छोटे से एक यानी वहाँ पर कारीगर समझ लीजिए वो थे, और वो उस लाइट का फ़ायदा हमको भी हुआ कि उनकी सोबत में बैठ के हमने भी 2-4 अच्छी बातें सीख ली। बी आर चोपड़ा साहब पहले पत्रकार भी थे, लेखक रहे, लेकिन क्या होता है कि कई बार बड़े बड़े साहित्यकार वो फिल्मों में अपने आप को बनाए नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा लिखा हुआ है, ये कटेगा नहीं, इसमें जैसा हमने लिखा है वैसा ही होना चाहिए। तो दूसरा डॉक्टर राही मासूम रज़ा, इतना बड़ा नाम, कमलेश्वर जी इतना बड़ा नाम, जी। और आपकी ये जो 7-8 टीम, जो आप भी नवरत्नों में से थे, लेखन टीम में, तो बी आर चोपड़ा साहब और इन साहित्यकारों में कभी लेखन को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर या उनके उपन्यास को लेकर कुछ बहस या ऐसा कुछ जब ये होता था कि मतभेद हो जाए कि नहीं मैं चाहता हूँ ये हटेगा नहीं? मतभेद होता था बिल्कुल, और डिस्कशन होती थी, और हेल्दी डिस्कशन उसे हम बोलते थे जी। क्योंकि एक जो स्वस्थ डिस्कशन हो और उसमें जो आपको प्रोडक्ट निकल के आए, तो आपने देखा होगा कि बी आर फिल्म्स की हमेशा ये प्रवृत्ति रही है उनकी, चोपड़ा साहब की, कि उनकी पिक्चर में हमेशा कोई ना कोई ऐसा उदाहरण मिले या ऐसा संदेश जाए, मैसेज जाए लोगों को कि ये अच्छा या बुरा। जैसे विधवा शादी होनी चाहिए, जैसे वेश्या को री-एस्टेब्लिश करना चाहिए, जैसे इंसाफ का तराजू में उस समय इन्होंने लिया था ये रेप का इंसिडेंट, जो आज भी
हिंदुस्तान को बहुत बदनाम करता जा रहा है। तो इस तरह उनके सब्जेक्ट कानून में कानून की कमज़ोरियाँ, तो इस तरह के सब्जेक्ट तमाम लेके जो है चोपड़ा साहब बनाते थे। तो उनके हमेशा हेल्दी डिस्कशन के बाद ही वो प्रोडक्ट निकलता था। और बकौल डॉक्टर राही जब हम लोग सब बैठे होते थे कॉन्फ्रेंस में और खूब ज़ोरदार डिस्कशन हुआ करती थी, और किसी ने कोई पॉइंट बोला, हम में से किसी ने बोला डॉक्टर साहब ये इसमें ऐसा हो तो कैसा, हाँ हाँ मियाँ बोलिए बोलिए, आपका हक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो सब बोल सकते हैं। तो यानी कि अगर आप उनको कन्विंस कर सके तो वो मान जाते थे, नहीं कन्विंस कर सके तो फिर वो कन्विंस करके आपको मना देते थे। तो इस तरह महाभारत आपने जब से शुरू किया था, बी आर चोपड़ा साहब आपकी भी अहम भूमिका थी, आज तक और आने वाले दिनों या सालों तक भी वही महाभारत रहेगा, उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो वो जो महाभारत है जो लोगों को अभी तक याद है और याद रहेगा, जिसमें अभिनय, निर्देशन, लेखन, वेशभूषा, लोकेशंस, है ना, वो महाभारत वाली बात दूसरे कई महाभारत बने हैं, वहाँ वो क्यों नहीं आ पा रही है? हाँ, उसके बाद हमारे बाद 18-20 बन चुकी हैं जी। अब केशव जी ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए ऐसे महान ग्रंथ को एक तो आप सिर्फ फिल्म के 2-2.5 घंटे में बांध के नहीं रख सकते, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके लिए इनको बहुत बड़ा विस्तृत एक स्क्रीन चाहिए था कि टाइमिंग बहुत होना चाहिए। इसलिए जब इनको ये मिला, दूरदर्शन से ओके का साइन मिला चोपड़ा साहब को, तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि इनका तो शुरू से कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, तो इनका जो ना एक BR फिल्म्स का म्यूज़िक है, श्लोक चलता है बिगनिंग में, तो इनका तो ये था कि बनानी ही है महाभारत, लेकिन फिल्म में कैसे 3 घंटे में हम दिखाएं, ये प्रॉब्लम थी। तो जब दूरदर्शन से ये मिला तो फिर हमने इसकी रिसर्च करनी शुरू की। बहुत से भंडारकर इंस्टीट्यूट पूना से बहुत सी ढेरों किताबें लाई गई, गीता गोरखपुर से जो गीता प्रेस है वहाँ से सारे मंगवाए गए जितने महाभारत के अंश थे। फिर जो जगह से, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो किताब, ग्रंथ चाहे जितना भी बड़ा हो, बड़े से बड़ा, तो रिसर्च की गई। आप बिलीव करेंगे केशव जी, इसकी रिसर्च के लिए हमको 4.5 साल के बाद हमने शुरू की महाभारत। 84 में शुरू करके 88 अक्टूबर 2 को रिलीज़ हुआ। तो आप ये सोचिए आजकल के बच्चों को टाइम कहाँ मिलता है। अभी आपने डिस्कशन किया, अभी डायलॉग, या सुबह 9 बजे तक डायलॉग, और उसी वक्त आपका गया, तो नेचुरली वो फिर जो 18-20 निकली हैं डेली, ये डेली वाला सब्जेक्ट नहीं है। जी। अगर आप डेली करेंगे तो ये तो फास्ट फूड हो जाएगा। जी। तो जो हम लोगों ने सर्व किया था उस वक्त माँ का बनाया एक बहुत ही पौष्टिक आहार था, पराठे थे जिसको देसी मक्खन में आप खाए, तो ऐसा था। और आजकल का आप फास्ट फूड समझ लीजिए, ये फ़र्क है। सर आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी, इतने किरदारों को आपको चयन करना था। उस प्रक्रिया में आपके लिए कितनी चुनौतियां थी कि रोज़ आपके यहाँ हजारों लड़के लड़कियां देश से आते थे, खड़े रहते थे बंगले के बाहर। तो वो जो चयन प्रक्रिया आपकी, जो कास्टिंग डायरेक्टर, जैसा कि उस समय, आज तो कास्टिंग डायरेक्टर बहुत नाम हो गए, हर फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर होता है, प्रोजेक्ट डिज़ाइनर होता है, लेकिन ये शुरुआत आपके दौर में ही शुरू हुई। उससे पहले नहीं था जी। ये किसने नाम दिया था आपको दोनों का? डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने सजेस्ट किया था चोपड़ा साहब को कि मुझे सरदार कहा करते थे कि सरदार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसको हम प्रोडक्शन डिज़ाइनर और कास्टिंग डायरेक्टर और एसोसिएट का दर्जा देते हैं। तो तब से ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, तो ये मेरा ऑनर था। भारत में ये 2 शब्द जो आज पूरी तरह से चलना, आज अब बिल्कुल में एक हिस्सा है। आज कास्टिंग डायरेक्टर के बिना कोई फिल्म या कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। वेब सीरीज ले लो या वो, और उस समय कुछ था ही नहीं। उस समय क्या था,
डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सब बैठते थे आपस में, अरे यार इस रोल के लिए फलाने को ले लो। अच्छा उन दिनों में क्या था, इतने आर्टिस्ट भी नहीं थे। आजकल तो आप पत्थर फेंकी है, बहुत आर्टिस्ट हैं। तो आजकल आपके पास कंपटीशन है। अभी कई बार लोग कहते हैं क्यों हम गूफी पेंटल को या असरानी को क्यों प्राइस दें, तो वो सस्ता कोई मिल जाता है तो उसको ले आते हैं। लेकिन बात यह है वो भी एक दिन स्टार ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन अभी फ्रेशर है जी। तो ये फ़र्क है कि प्राइस को देखते हुए काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये स्क्रिप्ट के पहले आप सारे स्क्रिप्ट तो फिर किरदारों को पढ़ते थे, इस किरदार का कौन सा चाहिए आएगा, तो किस तरह से ये कास्टिंग पहले महाभारत में किस तरह से पहले किरदारों को पढ़ता था मैं, उनकी रूपरेखा मतलब एक समराइज्ड कि इस तरह का होना चाहिए, तो अपने माइंड से मैं उसका 3-4 लोगों को अपनी तरफ से मैं ओके कर देता था। फिर वो मैं बॉसेस को दिखाता था कि ये 4 लोग हैं, मान लो युधिष्ठिर के रोल के लिए, तो मुझे इसमें से ये, तो पूछते थे आपको कौन सा बेस्ट लगा, मुझे, मैंने कहा मुझे ये अच्छा लगता है जी। तो इस तरह करके वो हो जाता था। और कई दफ़ा मैं बहुत ही कंफ्यूज होता था, तो मैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की, और तो वो उन्होंने जो जो हमें सुनाया साहब, ऐसे लग रहा था कि वो सामने देख रहे हैं और हमें, मतलब जो संजय उस समय था वो संजय इस समय के हमने पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे। आंखों देखी हाल, महाभारत के एक एक युद्ध की, एक एक क्षण की, एक एक पल की उन्होंने जो दास्तान सुनाई, वो ऐसे लग रहा था कि वो खुद मौजूद हैं और देख रहे हैं और हमें ताज़ा ताज़ा सुना रहे हैं। वाह। कि अब कृष्ण ने ये कहा, अब अर्जुन ने ये कहा, अब दुर्योधन ने ये कहा, शकुनी ने ये कहा, भीष्म ने ये कहा, ये मतलब एकदम। और कई दफ़ा जब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था तो मैं फिर पंडित जी के पास उनके बंगले में जाता था खार में, और मैं बोलता था कि पंडित जी ये लड़का मैंने अश्वत्थामा के लिए, तो एक बार उन्होंने कहते आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पेंटल साहब, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि ये जो करे ये ख़ास करके तुम्हें सुनने लायक है ये तुम्हारे, कि कहते हैं इन कैरेक्टर्स को केशव जी क्या मतलब कितनी सोच थी, कहते ऐसे मत देखिए जैसे आप और हम हैं, इनको ऐसे देखिए, और जैसे आप ऐसे देखेंगे तो आपको उनमें किरदार समझ आ जाएगा। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, साधारण पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है, तो उनको जैसे ही ऐसे देखेंगे आप, आपको पता लग जाएगा कि ये किरदार कैसा होना चाहिए। वाह वाह। शकुनी सर जी आज भी मतलब, और ये तो अमर हो गया है ये किरदार, इस किरदार को इतना अमरत्व देने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की? हाँ, मैं एक्चुअली इस किरदार के लिए मैंने 3-4 कैरेक्टर्स लिए हुए थे। अच्छा। मैं नहीं था पहले, ऐसा? बिल्कुल नहीं था। तो इत्तेफाक से हुआ क्या केशव जी कि मैंने इससे पहले इनका एक सीरियल किया था, वो भी इत्तेफाकन एक सीरियल बना था महाभारत से जस्ट पहले, कॉल्ड बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्पायर किंग, लास्ट मुगल किंग। तो उसमें मैंने जनरल मेटकाफ का रोल किया था, रेजिडेंट ऑफ इंडिया था दिल्ली में, आज भी उसके नाम की तिमारपुर में सड़क है जिसको बोलते हैं मेटकाफ रोड। जी। तो मेटकाफ का रोल अंग्रेज़ का मैंने किया था। उस अंग्रेज़ के रोल से इतना प्रभावित थे कि चोपड़ा साहब ने, रवि साहब ने और डॉक्टर राहीम मासूम ने पहले से ही निश्चित कर लिया था कि गुफी जिसको भी लाता जाए शकुनी यही करेगा। तो ये मेहरबानी हुई थी। अच्छा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि मैं मेटकाफ नहीं करने वाला था। उसमें हुआ क्या कि टॉम वॉल्टर फाइनल था जी, लेकिन टॉम वॉल्टर फ़ोन पे मिला नहीं, वो यहाँ से चला गया, पूना में गया कहीं, उसको ढूंढते। अब नेक्स्ट डे जो है शूटिंग है, तो रवि चोपड़ा बहुत गुस्से हुए कि तुमने किसको ले लिया, वो तो अपना बता ही नहीं रहा। तो अब टॉम भी कम नहीं था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, और मैं बड़ा खुश था कि चलो वो कर रहे हैं। तो लिटरली ये समझ लीजिए कि उसके कपड़ों में, उसके बूट्स में मैं एंटर किया। नेक्स्ट डे शूटिंग है, सेट पूरा अंग्रेज़ों का लगा हुआ है,
और शूटिंग करनी है दरबार में, और मैं उसके कपड़ों में घुसा और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा रोल निकला। उसने मुझे ये फिल्म दे दी। क्या बात है सर। एक तरफ धार्मिक सीरियल, ऐतिहासिक सीरियल और पौराणिक सीरियल, दूसरी तरफ सामाजिक सीरियल, और सब में आपने किया है। तो क्या इन एक तरफ ये 3 विषय हो गए, दूसरी तरफ सामाजिक विषय, किस तरह के निर्देशन और लेखन में, अभिनय में आप करवाते हैं? क्योंकि आपने चारों क्षेत्रों में किया। नहीं, किस तरह के? ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक। एक तरफ ये बड़े बड़े सीरियल, कॉस्ट्यूम, और दूसरी तरफ सामाजिक। तो विषय और अभिनय की दृष्टि से, कहानी की दृष्टि से कितनी अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं? हाँ, चुनौतियाँ ये होती हैं कि देखिए इसमें जो महाराणा प्रताप भी आपने निर्देशित किया था, पूरा राजस्थान में किया था, जिसमें विनोद खन्ना हमारे हीरो थे। मैं प्यारो था सर। अच्छा, ओके। तो राठौर अर्जुन राठौर। तो होता क्या है कि जो पौराणिक या धार्मिक या ऐतिहासिक, उसमें एक बहुत बड़ी जो है समस्या ये होती है कि हर आर्टिस्ट जो है वो नहीं कर पाता इस भाषा बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, आपका उच्चारण ठीक होना चाहिए, आपका जो वाक्य ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से वो ख़राब दिखता है। और आप अगर किसी शब्द को गलत तरीके से आप अगर प्रोनाउंस कर दें तो उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो सकता है। और जो आपकी इस वक्त सब्जेक्ट भी वही है हिंदी लिस्ट फेस्ट का, लिट फेस्ट का, तो प्रॉब्लम वहाँ होती है कि उसमें आप फ्री नहीं हो सकते कि किसी भी भाषा में। अब साधारण भाषा में आप जो सामाजिक कर रहे हैं आप उसमें कुछ भी बोल दीजिए, चलता है, लेकिन वहाँ नहीं चलता। वहाँ एक मर्यादा है, एक भाषा की मर्यादा है, एक संस्कारों की मर्यादा है, संस्कृति की मर्यादा है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, जो कि विशेषकर आजकल फिर भी शुरू हो गया, क्योंकि ऐतिहासिक बहुत बन रहे हैं और धार्मिक भी बहुत बन रहे हैं। तो चलो आजकल की जनरेशन भी सीख गई है, पर उस वक्त ये नया नया था, इतना सबको ज्ञान नहीं था। परंतु एक बात है कि उस वक्त हिंदी पढ़े हुए भी लोग काफ़ी थे। आजकल जब टेलीविज़न पे आते हैं ऐतिहासिक, पौराणिक या धार्मिक सीरियल, अच्छा, फिर हम उसके चोपड़ा साहब ऑलवेज बिलीव्ड इन डबिंग। जी, वो ऐसे जाने ही नहीं देते थे। हम लोग लाइव जो रिकॉर्डिंग करते थे उसकी बाकायदा एक स्टूडियो बुक होता था, डबिंग होती थी, उसके ऊपर एक वो इन्विजिलेटर होता था, एक इंस्पेक्शन का आदमी होता था, हिंदी का एक्सपर्ट, विष्णु शर्मा का नाम सुना, वो वॉइस ओवर का, वो हमारे यहाँ पूरा सब वक्त उसकी यही ड्यूटी थी कि देखिए कोई शब्द में गड़बड़ ना रहे। बहुत बढ़िया सर। ये जो ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक सीरियलों में आपके समय तो कोई, मुझे लगा, विवाद नहीं हुआ किसी किरदार को लेकर कि ज़बरदस्ती बनाया या ठूसा गया? आज के सीरियलों में ये बात अक्सर उठती है, हर बार उठती है। अभी कोई सीरियल बताया, शिव जी का बाल्यकाल बताया, तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि यार इसके पहले तो हमने देखा नहीं। तो जो आपके समय जो मेकर थे उनमें इस तरह की तो बात नहीं होती थी कि पचे ही नहीं कोई बात नहीं। तो ऐसा क्यों करते हैं आज के मेकर? आज के मेकर, मैं सबसे पहले आपसे यही कहा कि डेली में और क्या करेंगे आप। रोज़ अगर आपको एक ड्रैगन है, इसी एक टीवी इज़ लाइक अ ड्रैगन, बड़ा सा एक मुंह खोल के मगरमच्छ बैठा हुआ है, जितना खाना दोगे हजम होता जाएगा। हाँ, तो वो जाएगा कहाँ? तो आप जब ख़त्म कर लेगा तो उसको और खाना चाहिए, और खाना। तो आपके पास जब मटेरियल नहीं है तो आप इधर उधर से भटक के आप कुछ ना कुछ मटेरियल जमा करेंगे या उसको इमेजिन करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो आजकल के लोग ज़्यादातर फिक्शन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट धार्मिक, 100% नहीं है। क्या बात, ये अच्छा बात, बहुत बढ़िया। 100% नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये जो है सब तीर तुक्का लग रहा है और कुछ नहीं। आपके कार्यकाल में, उसमें आपकी कास्टिंग में हजारों लड़के लड़कियां बने हैं जो आज भी आपका नाम लेते हैं कई बार कि सर से महाभारत में हमको रोल मिला था। तो किस तरह की प्रतिक्रिया होती है जब वो आज मिलते हैं आपको, या कहीं आप उनको देखते हैं तो
मेरी बहुत अच्छी, बिकॉज सब लोग तो मिलते रहते हैं, इवेंट्स में मिलते हैं सब। और मेरी तो एक चैनल चल रही है यूट्यूब में जिसका नाम बहुत है, ज़्यादा हिट हो गया वो तो। हाँ, शकुनी से सुने अनकही बातें। जी तो उसमें हर एक का मैंने इंटरव्यू लिया है, जितने मेरे कलाकार थे। जी और दो चार जो रहते हैं वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन हर एक से मोस्टली मेरा सबके साथ संबंध बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छा संबंध है, सब सारे ही कलाकार काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं। आपके लेखन और निर्देशन में बी आर चोपड़ा साहब की झलक दिखती है, जो आपके सीरियल हैं या फिल्म में लेखन निर्देशन? तो अब देखिए ना, अब जिससे सीखेंगे हाँ आप, थोड़ा असर तो होगा, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जो निर्देशित करूँ उनमें कोई उद्देश्य हो, कोई मैसेज हो, कोई उदाहरण हो, ताकि हमारी दुनिया कुछ हम समाज को देकर। चोपड़ा साहब यही कहा करते थे कि हम समाज से इज्जत बहुत ली है, हमने सब कुछ लिया है, पैसा लिया है, हमने शोहरत ली है, लेकिन हम दे क्या रहे हैं उसके बदले में? जी। तो आप देने के लिए तो तत्पर रहना चाहिए, और वो दे तभी आप सकते हैं जब एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप उसमें कोई मैसेज दें। उनकी जितनी भी पिक्चर थी, मेरे जितने जो मेरे गुरु थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप राहुल को लीजिए, रवील साहब को ले लीजिए, राज कपूर के पास था कुछ दिनों में असिस्टेंट, बी आर चोपड़ा, रवि चोपड़ा साहब। तो इनको आप अगर लेंगे तो इनके हर एक के थीम में मैसेज हुआ करते थे, जो आजकल मिसिंग है। और आजकल जो भी मैसेज वाली फिल्म आती है वो ज़बरदस्त चलती भी है। ये नहीं समझिए कि आजकल की जो प्रजा है या देखने वाले हैं या ऑडियंस है वो बेवकूफ़ है। वो भी आजकल उनको भी पसंद आती है अच्छी फिल्में। जी। तो आप चक दे क्यों नहीं बुरी लगी? चक दे में एक पर्पस था, एक बहुत अच्छा खूबसूरत, भाईजान में एक पर्पस था, है ना? तो आजकल के दिनों में आई है ना वो अच्छी। एक जो स्पोर्ट्स से आ रही है, अभी मैंने एक ट्रेलर देखा कपिल देव का, बहुत अच्छा लगा। वो लड़का कमाल है, जो रणवीर सिंह है, जी। बहुत अच्छा किया। तो अच्छी चीज़ें लाओगे तो उसमें डेफिनेटली आपको पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी। अगर आप नहीं लाओगे और आप भूल जाओगे कि हमारा पर्पस क्या है इंडस्ट्री में रहने का, तो आप कुछ ना दे पाओगे ना ले पाओगे। सर, महाभारत के दौरान आपने इतने कलाकारों की कास्टिंग की, तो उस दौरान जो कलाकार थे अपने किरदार में ढल जाते थे। आज के जो किरदार या कलाकार हैं वो किरदार में कितने ढलते हैं, कितना न्याय कर पाते हैं आज के कलाकार? किरदार में क्या ढलते हैं? अगर 9 बजे की शिफ्ट है, 11 बजे तो डायलॉग आते हैं, और जब डायलॉग आते हैं तो 50 मतलब 60 मिनट से 50 मिनट 60 मिनट में से 50 मिनट तक तो वो मोबाइल पे रहते हैं। हमारे ज़माने में वो सब नहीं थी। तो ये कारपोरेट युग में हो रहा है सर? हाँ, मतलब ये जब से चेंज हुई है ना सारी बातें, तो उस वक्त फिर इमीडिएटली फ़ोन बंद करते हैं और लाइनें बोल देते हैं। और लाइनें जब बोलते हैं तो उसमें आपका कैरेक्टर मिसिंग हो जाता है। सिर्फ लाइनें बोलते हैं, भावनाएं नहीं होती। तो दैट इज़ द डिफरेंस। आप जो है भावनाओं के साथ, आप पॉजेज़ के साथ लाइन बोलें तो उसका मतलब कुछ और होता है। आप सिर्फ तड़ करके लाइन नहीं बोल दें तो वो तो। सर, आप वक्ता ही बहुत अच्छे हैं। देश के कई कॉलेजों में आपके भाषण होते हैं, है ना, जैसे मोटिवेशनल स्पीच। तो वहाँ पर जो बच्चों में आप किस तरह की ऊर्जा, जो नई पीढ़ी में क्या देखते हैं? नहीं, नई पीढ़ी बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छी है, बहुत सजग है और पूरी दुनिया को पहचानती है, जानती है। और उनको अगर सही मार्गदर्शन किया जाए तो नई पीढ़ी में बहुत दम है, बल्कि हमसे ज़्यादा है। हमारे ज़माने में तो ये सब नहीं हुआ करता था। अब जब दिलीप साहब आए तो थोड़ी कोई फिल्म इंस्टीट्यूट था, जी। या संजीव कुमार आए तो थोड़ी कोई ये सब था, वो कुछ इस तरह के बजाज सानी आए तो ये सब थोड़ी था। जी। तो ये आदमी अगर अंदर से ही एक कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, तो उसको वो पॉलिश कर सकता है अपने आप को, इंस्टीट्यूट्स में जाके पॉलिश कर सकता है, लेकिन गधे को घोड़ा नहीं बना सकते आप।
तो वो मुश्किल है। तो उसमें कुछ कुछ गुण होने चाहिए घोड़े के, तभी आप उनको बना सकते हैं। तो बिलीव मी, गुण बहुत हैं आजकल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी पैदा होते ही आर्टिस्ट है। आप ये देखिए, घर में भी आप मियाँ बीबी एक दूसरे के साथ जो है ड्रामा करते रहते हैं, बच्चे ड्रामा करते हैं। बच्चों के सामने फ़ोन आता है तो बाप कहता है उनसे कह दो हम नहीं हैं, तो वो कहता है नहीं पापा नहीं है, वो सामने खड़ा है। तो ये सब कलाकारी तो है। भीख मांगने आता है तो भीख मांगता है, वो कहता है मेरी बहन बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना है, आप वो रोने लगता है तो उसको आप दे देते हैं 50 रुपये या 100 रुपये। तो ये कलाकारी तो है, होता कुछ नहीं है उसका। तो ये कलाकार सभी हैं, कलाकार सभी हैं। हाँ, उसको पॉलिश कैसे करना है वो आना चाहिए। अच्छा, उस दौरान NSD के या FTI के जो कलाकार आपके यहाँ आते थे काम के लिए, उनको आप अलग तरह का कुछ सम्मान या अलग तरह की बहुत तरजीह देते थे। उन दिनों में नया नया फिल्म इंस्टीट्यूट था और फिल्म इंस्टीट्यूट के साथ साथ में NSD था। तो इन दो भागों में से जो भी आता है, यानी ड्रामेटिक्स में, और मैं तो काफ़ी कलाकार में जाके पृथ्वी थिएटर में बैठा रहता था, प्लेस देखता था, वहाँ से भी चुने हमने काफ़ी। तो मतलब आपको प्लेस में जाना चाहिए, आपको थिएटर की सेंस तो पता लग जाता है। अगर नया भी होगा एक थिएटर में, लेकिन परफॉर्मेंस वहाँ पर लाइव है, तो आपको पता लगना चाहिए। अच्छा, हमारे कैमरे के सामने फिर भी रीटेक्स होते हैं, वहाँ तो रीटेक्स भी नहीं होते, तो वहाँ कलाकार का पता लगता है। इन दिनों सर आपका ये जो महाभारत द एपिक टेल, ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है, देश में विदेशों में इसके कई शोज़ हो रहे हैं, और उसी तरह का इसका प्रोडक्शन हाउस है जिस तरह से महाभारत आपने बनाई। तो इसकी कैसे शुरुआत हुई, कहाँ क्या इसकी जो शोज़ वगैरह चल रहे हैं, तो किसके मन में आया कि ये किया जाए? नहीं, ये आया तो पुनीत इस्सर के, और पुनीत इस्सर ने फिर मुझे कॉन्फिडेंस में लिया और कहा मामा मैं ये बनाना चाहता हूँ। अच्छा, मामा ही बोलते हैं? हाँ, वो कहते मैं तुम्हारे बिना करना नहीं चाहता, तो आप सबसे पहले ये बताओ आप मेरे साथ हो कि नहीं। मैंने कहा मैं तो तुम्हारे साथ, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर लिखा, फिर उन्होंने मुझे जब दिया स्क्रिप्ट तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी तक क्या था कि पॉइंट ऑफ व्यू था पांडवों का, कृष्ण का और भीष्म का। अभी इसमें क्या किया इन्होंने कि कौरवों का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कर्ण और दुर्योधन का। कर्ण और दुर्योधन जी। और वो कहते हमारी गलती क्या थी, क्या बात है, जो हमें सजा मिली। बहुत अच्छी बात ये बात। और पब्लिक उसमें बिल्कुल अवाक रह जाती है कि वाकई इनका, और इनके साथ सहानुभूति हो जाती है कि वाकई में इन बेचारों की गलती क्या थी। जस्टिफाई शकुनी को भी किया हुआ है, सबको किया हुआ है जितने लोग। हाँ, किसी की गरिमा खराब नहीं होने दी। हमने पांडवों को रखा है साथ में, बहुत अच्छा उनका भी है, विदाउट स्पॉइलिंग देयर ऑनर। कृष्ण भगवान है, उनका विराट रूप भी दिखता है आपको इसी प्ले में। तो किसी की गरिमा बिना बिगाड़े इन्होंने इतना खूबसूरत। और ये कोरोना के आने से पहले हम लोग ऑलरेडी गोल्डन जुबली कर चुके थे, और गोल्डन जुबली की ये जो ट्रॉफीज़ आप देख रहे हैं, ये उनके टीना अंबानी और अनिल अंबानी जी के हाथों से मिली थी हमको। क्या बात है, नेहरू स्टेडियम में। तो वो हम कर चुके थे बॉम्बे में। उसके बाद कोरोना हो गया, 1.25 साल 1.5 साल हमको बीच में रुकना पड़ा। अब फिर वापस शुरू हो गया। और अभी हमने हुनर हाट, जो योगी आदित्यनाथ जी का है वृंदावन, हेमा मालिनी जी के अध्यक्ष में, तो वहाँ से शुरू किया हमने पिछले हफ्ते। और अब हम अगला शो सूरत में जा रहे हैं, और पूरे इंडिया में, और उसके बाद फिर बाहर। इसमें कितने कलाकार हैं टोटल? इसमें कुछ 42 हैं टोटल यूनिट है 42 का। वो कितने घंटे का है? ये 3 और 3.25 घंटे के अंदर इंटरवल होता ही होगा। इंटरवल 10 मिनट का। बहुत, मतलब देश का सबसे बड़ा और महंगा नाटक है। हाँ, देश का सबसे, एक इससे भी महंगा है, और वो है मुगले आजम। हाँ, वो उनका साहब दिल्ली वाला, हाँ, खान साहब का। का। और ये अपना जो मुगले आजम के ओनर हैं पुरानी, उन्हीं का ही है।
अच्छा, उन्हीं का है वो? हाँ, ये रुस्तम जी जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स हैं। ये वही हैं। वही, क्या बात है। तो विदेशों में भी इसके शो होने वाले हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, हम भी अब जल्दी देखेंगे। और नहीं, ये बिल्कुल आप अपनी डेट क्लियर रखिए। जब हम बॉम्बे करेंगे तो मैं आपको इनवाइट हम करूँगा। टिकट नहीं, हम टिकट खरीदेंगे। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी बात हम है। टिकट खरीदेंगे सर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम 3 टिकट खरीद के आएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा कब होने वाला है, और अवश्य बता रहिए। धन्यवाद सर, बधाई हो। सर थैंक यू। तो आज आपने सुना गोपी पेंडल साहब को, जो बहुमुखी प्रतिभा है और हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं और आगे भी काम कर रहे हैं। इनसे नई पीढ़ी को बहुत ऊर्जा मिलती है, हम भी इनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। नहीं, मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे नहीं महात्मा जी, नहीं केशव जी ने बहुत लोगों को इनकरेज किया है, और बहुत यानी इनकी भाषा शैली जो है वो बहुत खूबसूरत है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह सेवा करते रहें ये संस्कारों की, संस्कृति की। जी जी। तो मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में आना है सर? जी ज़रूर ज़रूर, अवश्य। जी, धन्यवाद।